मैं जोर देकर कहता हूँ कि मेरे अंदर भी अच्छा जीवन जीने की महत्वाकांक्षा और आशाएं है, लेकिन मैं समय की मांग पर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ और यही सबसे बड़ा त्याग है। यह कथन शहीद आजम भगत सिंह का है, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में शहीद भगत सिंह भी एक थे। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। तो आइए जानते हैं इनके महान जीवन को विस्तार से। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर थे। ऐसे समय पर जब गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की आज़ादी के लिए एकमात्र विकल्प थे, भगत सिंह एक नई सोच के साथ दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके जन्म का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। वे सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के दिमाग पर बड़ा असर हुआ और बचपन से उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफी उत्तेजित था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह की मिट्टी इकट्ठा करके पूरी जिंदगी के लिए एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकने के संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चोरा चोरी कांड में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में भगत सिंह आए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराना था। उनके घर वाले उनकी शादी करना चाह रहे थे, इसलिए विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह घर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी।
पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, उसको मारने का संकल्प लिया। उन्होंने स्कॉट की जगह गलती से सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकार दे दिया। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर एक अध्यादेश के रूप में पारित किए जाने का फैसला किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला गीत गा रहे थे। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में पंजाबी, गुरुमुखी, शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी, उर्दू संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को उसी शक्ति से सोचा जितना किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनने के बाद भी माफीनामा लिखने से मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक और एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे गए एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उसे यह फिक्र है हरदम, नया तर्ज जफा क्या है, हमें यह सौंप दे के सितम की इंतहा क्या है, देर से क्यों कफा करे, चरख का क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही, आ जाओ मुकाबला करे, कोई दम का मेहमानू ए अहले महफिल, चरागे शहरों बुझा चाहता हूँ, मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली, यह मुस्त एक खाक फानी रहे न रहे। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। तो दोस्तों, ये थी सरदार भगत सिंह की जीवनी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।